प्यारे विद्यार्थियों मित्रों नमस्कार। मैं हूं रितेश सर और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रितेश सर स्टडी पॉइंट पर। और मैं ऐसा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों ने जो है फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो आप लोगों ने देखा। क्लास 10th के लिए अभी हमारे वीडियोज जारी हो रहे हैं और आगे हम हर क्लास का वीडियो आप लोग तक पहुँचाने का उचित प्रयास करेंगे। और बहुत जल्द अब इसके आगे जो है जल्दी आप लोगों को वीडियो प्राप्त होगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। और काफ़ी अच्छा आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सपोर्ट करने के लिए। और निश्चित रूप से हाँ इतना अच्छा अगर हमारा वीडियो आप लोगों को लग रहा है तो निश्चित रूप से आप जो है यूट्यूब पे ही लाइक करें, कमेंट करें और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप पढ़ते रहें। और आप लोग आगे भी शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए वीडियो। और निश्चित रूप से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। परिस्थितियां तो संभाल में आ जाएंगी और एक दिन हम लोग कोरोना से भी जीतेंगे, लेकिन अगर बेहतर पढ़ाई हम लोग जारी नहीं रखेंगे ना तो एक दिन हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। अपने अच्छे फ्यूचर के लिए अच्छी पढ़ाई बहुत जरूरी है और मेहनत करिए जी भर के और जम करके पढ़िए ताकि आने वाले समय में आप लोगों के पढ़ाई के बदौलत आप लोगों को एक अच्छी नौकरी प्राप्त हो सके और आप ये गर्व से कह सके कि हमने अपनी पढ़ाई से एक नौकरी प्राप्त किया है जिससे मैं अपना सुखी जीवन जीता हूं। और यही सारी कामनाएं सभी लोगों की होती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है रियल नंबर और उसकी दूसरी एक्सरसाइज 1.2 पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले जो है मैंने आपको पहले वीडियो में भी रूल फॉर एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाया था और उसका एक एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का मैंने सॉल्व करा करके अच्छे से सिखाया था, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में, और जो आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया। तो चलिए आज भी हम लोग जो है रूल फॉर एक्सरसाइज 1.2 से शुरू करेंगे और इसके सारे नियमों को हम लोग इंग्लिश भाषा में भी और हिंदी भाषा में भी लिखेंगे और इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है लेकिन आप लोगों का सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा वीडियो है लेकिन पूरे क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के रूल एक जगह मिल रहे हैं जिससे आप लोगों को सीखने में काफ़ी अच्छी मदद हो रही है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखेंगे रूल फॉर एक्सरसाइज 1.2। और देखिए 1.1 में हम लोगों ने दो टॉपिक पर चर्चा किया था। पहला था यूक्लिड डिवीजन लीमा और दूसरा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो वहाँ पर हम लोगों ने दो टॉपिक पर चर्चा किया और सीखा और प्रश्नावली काफ़ी अच्छे तरीके से समाप्त हो गई। अब यहाँ पर भी हम लोगों को दो चीज़ सीखना है, लेकिन सबसे पहले जो है आप लोगों को जानकारी तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे क्या। देखिए, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और इसमें हम लोगों को दो चीज जानना है, जिसमें पहला है संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना। और हम लोगों का जो है दूसरा टॉपिक होगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF, समझते हैं आप लोग, मस तथा LCM लस ज्ञात करना। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। और ये दोनों चीज़ आप लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना। तो फर्स्टली हम शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना।
फंडामेंटल थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग। अंकगणित की जो चीज़ें आप लोगों को पहले से भी अच्छे तरीके से जानकारी है, लेकिन यहाँ एक लिखित रूप में अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। और हमारा प्रयास रहता है कि एकदम बेसिक से, आप लोग पीछे भी जाकर के सारी वीडियो देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे जिससे आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। और निश्चित रूप से उन सभी वीडियो में आप लोग पाएंगे कि एकदम बेसिक से आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास किया जाता है और एक एक पॉइंट समझाने का उचित प्रयास किया जाता है। इसलिए हमारी वीडियो थोड़ी सी बड़ी होती है, लेकिन आप लोगों के लिए एकदम सही, सटीक और लाभकारी होती है। तो देखिए, हम लोग पहला इसमें शुरू करेंगे। दो ही चीजें हम लोगों को इस प्रश्नावली में पढ़ना है और इसी के आधार पर हम लोगों की पूरी प्रश्नावली का एक एक क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, वो भी बेहतरीन तरीके से। तो देखिए, हम लोग पहला जो है शुरू करेंगे, संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना। इसको आप लोग अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिखेंगे राइट द नंबर्स एज प्राइम फैक्टर। राइट द नंबर्स एज प्राइम फैक्टर। देखिए, किसी, इस हेडिंग के अंतर्गत हम लोग लिखेंगे कि किसी संख्या को या किसी भाज्य संख्या को, किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इस बात को अगर हम लोग इंग्लिश में लिखें तो लिखेंगे कि एनी नंबर कैन बी, एनी नंबर नहीं बल्कि एनी कंपोजिट नंबर लिखेंगे, एनी कंपोजिट नंबर any composite number can be expressed as factor of, any composite number can be expressed as the product of prime फैक्टर। देखिए, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा है, जैसे हम लोगों को मान लीजिए कि करना होता था कि 15 का जो है अभाज्य गुणनखंड लिखिए, तो हम लोग प्राइम फैक्टर कैसे लिखते थे, वैसे कर लेते थे 3 से 3 5 15, 5 से 5 एकम 5, तो 15 का प्राइम फैक्टर हो जाता था 3 × 5। तो इसमें क्या होता है कि जो हम लोग का प्राइम फैक्टर, इसको प्राइम फैक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी फैक्टर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उस संख्या को छोटी से छोटी संख्या से कटाने का प्रयास करते हैं कि वह संख्या फिर किसी दूसरी संख्या से न कटे, ऐसी संख्या से कटाते हैं। जैसे 3 है तो अब 3 और किसी संख्या से कटने वाला नहीं है, 5 है तो 5 और किसी संख्या से कटने वाला नहीं है। तो ये एक कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, लेकिन ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यही चीज आप लोगों को यहाँ लिखित रूप में बताया गया कि किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्पल के रूप में दे दिया गया, एग्जाम्पल, राइट द प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर्स। जैसे हम लोगों को 3-4 नंबर दे दिया गया जिसका प्राइम फैक्टर लिखना है। जैसे मान लीजिए 216 हो गया, दूसरा 24 हो गया, तीसरा मान लीजिए 18 हो गया, और मान लीजिए कि हम लोगों का चौथा जो है 42 हो गया।
तो ऐसे नंबर्स को जो है इसका हम लोगों को क्या लिखना है, प्राइम फैक्टर, मतलब अभाज्य गुणनखंड लिखना है इन संख्याओं का। तो देखेंगे हम लोगों का सबसे पहले 216 है, तो 216 इज इक्वल टू इसका प्राइम फैक्टर लिखेंगे। तो आप लोग अगर डायरेक्ट जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि 24 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 दूनी 24। तो कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4 दूनी 8, 3 के 24। तो जिसका हमें डायरेक्ट पता है डायरेक्ट लिख देंगे, नहीं पता है तो हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं। आप लोग पहले से इस चीज को करते आ रहे हैं। 216 है तो 2 से 2 एकम 2, 2 नंबर कटाते हैं तो बीच में 0 लगाते हैं, 2 8 है 16, 2 से 2 5 10, 2 4 के 8, 2 से 2 दूनी के 4, 2 7 14, 3 से 3 9 27, 3 से 3 3 9, 3 से 3 एकम 3। तो इसका हम लोग का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसको हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3। तो समझ में आया आप लोगों को, अच्छा है, ओके आगे बढ़े। अब देखिए जैसे 24 का लिखना है, तो 24 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी के 4, 4 सॉरी 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 3 के 24। इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं इक्वल्स टू 2 की पावर 3 इंटू 3। 2 3 बार है तो 2 की पावर 3 लिख दिया, और 3 एक बार है तो 3 ही रहने दिया। और उसी तरह से हम लोग को अगर 18 का प्राइम फैक्टर लिखना है, प्राइम फैक्टर का मतलब अभाज्य गुणनखंड, हिंदी वाले बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखिए 18 है तो 2 से फिर 3 और फिर 3, 3 दूनी 6, 6 3 18। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 के पावर 2। और फिर हम लोगों का जो है आगे चौथा नंबर पे 42 है, तो 2 इंटू 3 इंटू, देखिए 2 3 6, 6 7 42 ऐसे लिख सकते हैं। और इसमें कोई भी एक ही नंबर रिपीट नहीं हुआ तो पावर और नहीं रहेगा, 2 इंटू 3 इंटू 7। तो ये हम लोगों की फर्स्ट टॉपिक रही, संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना। किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो क्या मैं ऐसा करूं कि आगे हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में किसी भी संख्या को लिखना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कोई आपसे भाई देख बोल दिया कि 81 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो, तो आप कटाइए इसको, 3 से 3 दूनी 6, 3 2 6, और 2 इधर जाएगा, 3 7 जा 21, फिर 3 से 3 9 जा 27, 3 से 3 3 जा 9, 3 से 3 1 जा 3, तो 81 इक्वल्स टू इसका हम लोग प्राइम फैक्टर क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 या 3 टू द पावर 4। तो क्या आप लोगों ने समझ लिया इसको? तो इस चीज को आप लोग अच्छे तरीके से लिख लीजिए, उतार लीजिए, फेयर कॉपी जरूर बनाइएगा, बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग लिख लीजिएगा। और चलिए हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए तो हम लोग अब सेकंड टॉपिक शुरू करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ मसा तथा एलसीएम लसा ज्ञात करना। देखिए इसको ये मीनिंग बनाते हैं, इंग्लिश में इसको लिखेंगे कि फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मसा तथा लसा ज्ञात करना। आइए हम जो है इसको दो भागों में बांट देते हैं, और दोनों तरफ आप लोगों को मैं दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि कैसे हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, कैसे एलसीएम निकालते हैं, और इसका एचसीएफ और एलसीएम का डिफिनीशन के साथ में क्लियर करता हूँ कि क्या होता है एचसीएफ, क्या होता है एलसीएम, और आप लोग अच्छे तरीके से सीखेंगे। एक भी ऐसा पॉइंट मैं आपको पढ़ाते समय नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो छोटे क्लासों की हो या आपके क्लास की हो, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत हो। आप बेसिक से लेकर के और बेहतरीन तरीके से अपने कोर्स तक समझिए, ताकि आप लोगों का आने वाला समय का एजुकेशन बेहतरीन हो सके। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों का जो है सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे एचसीएफ। अब एचसीएफ के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन
ये क्या है, HCF आप लोग समझते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मौसा बोलते हैं इसको। तो देखिए 2 या 2 से अधिक, इसका परिभाषा देंगे कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के न्यूनतम घातों के गुणनफल को उन संख्याओं का मौसा कहते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के न्यूनतम घातों के गुणनफल को उन संख्याओं का मौसा कहते हैं। इसको अगर हम लोग को इंग्लिश में डेफिनेशन लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे कि द मिनिमम पावर प्रोडक्ट of the common factorization of 2 or more than 2 numbers is called HCF of those numbers। ये हम लोगों का जो है HCF का डिफिनीशन होता है, मौसा की परिभाषा होती है। द मिनिमम पावर प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टराइजेशन ऑफ 2 or more than 2 numbers is called HCF of those numbers। देखिए 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के न्यूनतम घातों का गुणनफल उन संख्याओं का मौसा कहलाता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा। तो देखेंगे एग्जाम्पल हम लोग। देखिए फाइंड द दे दिया जाए कि फाइंड द HCF ऑफ 12 and 32, 12 और 32 का मौसा ज्ञात कीजिए। तो 12 और 32 का हम लोगों को मौसा ज्ञात करना होगा, तो हम लोग 12 का फैक्टर लिखते हैं। चलिए तो 12 का फैक्टर प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे, 2 2 जा 4, दूनी के 4 तिहाई 12 लिखा गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 3, ठीक। फिर हम लोगों का 32 है, इक्वल्स टू 32 को लिख सकते हैं दूनी के 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 1 2 3 4 5, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5। अब यहाँ पर हम लाइन खींच देते हैं और हम लोग लिखते हैं यहाँ पर HCF। तो HCF हम लोग कैसे देखिए, और परिभाषा के अनुसार इसमें हम लोग HCF देखिए कैसे निकालते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के, अभी फिलहाल हमने यहाँ 2 नंबर लिया है, 12 32 24 48, 2 या 2 से अधिक संख्याएं भी हो सकती हैं। तो इनका हम लोगों को HCF निकालना है। तो देखिए 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, इन अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ क्या है, इसमें देखिए 2 2, दोनों में कॉमन क्या है 2 और 2। तो अब उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के न्यूनतम घात, तो न्यूनतम घात माने ये देखिए उभयनिष्ठ है ये 2 और 2 वाला, इसमें न्यूनतम घात कौन है, 2 और 5 में से कम न्यूनतम कौन है, 2 घात। तो इसके गुणनफल को ही हम इसका मौसा कहेंगे, यानी कि जो न्यूनतम घात वाला हम लोगों का है इसका गुणनफल, तो 2 के पावर 2 है तो 2 गुणे 2, दूनी के 4, यानी कि 12 और 32 का मौसा हम लोग का क्या हुआ 4। समझ में आया, समझे आप लोग। 2 या 2 से अधिक
संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, जो दोनों में कॉमन हो, दो दो कॉमन है। अगर यहाँ पर 3 के पावर 1 है और यहाँ 3 के पावर 5 होता तो इसमें से कम वाला 3 के पावर 1 वाला हम ले लेते गुणा में, ठीक है। तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के न्यूनतम घात का जो गुणनफल होता है वही उसका HCF होता है। ये क्लियर आप लोगों को समझ में आया HCF? जैसे मैं एग्जांपल और आप लोगों को एक दे दूं, जैसे शॉर्टकट में यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 18 का और 24 का निकालना हुआ तो हम लोग 18 का क्या लिखेंगे, 2 फिर 3 फिर 3 तो 3 आए 6 और 6 3 18, फिर 24 का तो 2 दूनी के 4 4 दूनी 8 और 8 के 24। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का जो है इसमें 2 भी कॉमन है, इसका हम लोग यहाँ पर लाइन खींच देंगे, लिखेंगे HCF। तो यहाँ पे 2 कॉमन है तो इसकी न्यूनतम घात, यहाँ तो 3 घात का है और यहाँ 1 घात का है तो न्यूनतम घात वाला ले लेंगे। 1 घात का है तो अकेले आ गया, फिर गुणे यहाँ पर 3 भी हम लोग का कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पर 3 2 घात का है, क्योंकि 2 3 है तो 3 की पावर 2 है जैसे घातों के रूप में यहाँ लिखा गया, लेकिन यहाँ 3 क्या है, 1 ही है तो इसमें न्यूनतम घात वाला क्या हुआ 3 और इन दोनों का गुणा कराएंगे 3 दूनी 6 तो 18 और 24 का मस्सा कितना आया 6। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये हम लोग सीखे मस्सा, HCF क्या होता है। एक एग्जांपल यहाँ पे मैं हल कर रहा हूँ फिर मिटा दूंगा। जैसे हम लोगों को कह दिया जाए कि 10 और 18 का HCF निकालिए, तो 10 और 18 का HCF देखो 10 इक्वल्स टू हम लोग 2 से 2 5 10, फिर यहाँ पर 18 है तो 2 से फिर 3 से फिर 3 तो 3 6 18। अब इनमें कॉमन क्या है 2, तो इसमें मिनिमम पावर, इसके भी पावर 1 है इसके भी पावर 1 है तो दोनों का मिनिमम पावर 1 ही है तो इसका HCF हम लोगों का 10 और 18 का HCF क्या होगा 2। तो मैं आशा करता हूं कि अब आप लोगों को समझ में आ गया कि जो कॉमन होगा और उसमें जो कम घात वाला होगा उसी को हम लोग लेंगे और उसका गुणा कराएंगे और जो आएगा वही उन नंबर्स का HCF होगा। तो चलिए ये हम लोगों का HCF रहा। अब आगे हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि LCM क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त्य। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जानेंगे LCM। देखिए LCM की परिभाषा हम लोग यहीं से बनाएंगे, सेम एज इट इज इसी चीज को लिखेंगे, बस थोड़ा सा अंतर होगा। लिखेंगे कि 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक संख्याओं 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घातों, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के अधिकतम घातों या उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के अधिकतम घातों के गुणनफल अधिकतम घातों के गुणनफल। देखिए 2 या 2 से अधिक संख्याओं के, उभयनिष्ठ की जगह लिख देते हैं सभी, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सभी अभाज्य गुणनखंडों के अधिकतम घातों के गुणनफल को उन संख्याओं का LCM लघुत्तम समापवर्त्य LCM लिस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। देखिए इसको अगर इंग्लिश में हम लोगों को लिखना होगा तो लिखेंगे कि द मैक्सिमम पावर प्रोडक्ट
the maximum power product of all prime factors of the maximum power product of all prime factors of numbers is called LCM of those numbers. The maximum power product of all prime factors of numbers is called LCM। यहाँ पे जो है प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर्स या ऐसे लिख सकते हैं ऑफ 2 आर मोर देन 2 नंबर्स। यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा इधर से ले लूँ, ऐसे लिख सकते हैं कि द मैक्सिमम पावर प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स इज कॉल्ड एलसीएम ऑफ दोज नंबर्स। चलिए, द मैक्सिमम पावर प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स इज कॉल्ड एलसीएम ऑफ दोज नंबर्स। दो या दो से अधिक संख्याओं के सभी अभाज्य गुणनखंडों के अधिकतम घातों के गुणनफल को उन संख्याओं का एलसीएम कहते हैं। आइए हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं और काफी अच्छे तरीके से आप लोगों के दिमाग तक ये बात पहुंचेगी। तो चलिए एग्जाम्पल हम लोग जो है लेते हैं। दे दिया गया कि फाइंड द LCM of 150। मान लीजिए 100 और 50 का हम लोगों को लसा निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि 100 इक्वल्स टू इसके प्राइम फैक्टर्स को लिखेंगे। तो 100 का प्राइम फैक्टर्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 इक्वल्स टू 2 फिर 2 फिर 5 फिर 5, दो दूनी के 4 पचे 20 पचे 100। फिर 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 5, 5 दूनी 10 पचे 50। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को निकालना क्या है, एलसीएम। ध्यान से परिभाषा में जाइए और उसके हिसाब से समझिए। देखिए इसमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सभी अभाज्य गुणनखंड, तो इन संख्याओं का हम लोगों ने सभी अभाज्य गुणनखंड लिख लिया। अब उनके अधिकतम घातों, तो चलिए भाई यहाँ घात को देख लेते हैं। 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 है, और यहाँ पर 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 2 है। तो देखिए अधिकतम घातों के गुणनफल को, तो इनमें से हम लोगों का देख रहे हैं कि प्राइम फैक्टर्स हम लोग का कितना है, 2 है। तो 2 का अधिकतम घात कितना है, इसमें 2 है, इसके अधिकतम घात 2 है, तो 2 गुणे 2 हम लोग ले लेंगे। और फिर जो है यहाँ पर 5 है, तो हम लोग जो है, तो यहाँ पर जो हम लोगों का जो है मिनिमम मैक्सिमम पावर प्रोडक्ट, तो मैक्सिमम अधिकतम घातों का गुणनफल, तो 2 2। इसमें देखिए दोनों कॉमन है, तो उसमें से हम एक ही को लेंगे, लेकिन अधिकतम घात, तो अधिकतम घात यहाँ पर क्या है, 2 की पावर 2, तो अधिकतम घात वाले को लेंगे तो 2 गुणे 2 हो जाएगा। और फिर गुणे 5 5 भी इसमें कॉमन है, तो 5 की अधिकतम घात और मिनिमम घात सब 2 ही है, तो इसमें से हम लोग 5 ले लेंगे, 5 की पावर 2, तो 5 गुणे 5 हो गया। अब 2 दूनी के 4, 4 पचे 20 और 20 पचे 100। तो यहाँ पर हम लोगों को 50 और 100 का जो लसा मिला वह कितना मिल गया, 100। अब इसको थोड़ा सा एक बार कंफर्म रूप से आप देखना कैसे हो रहा है।
देखिए, दो या दो से अधिक संख्याओं के सभी अभाज्य गुणनखंड, सबको हम लोगों ने लिख लिया, उसमें अधिकतम घात, तो घात के रूप में हमने लिख लिया अधिकतम घातों के गुणनफल को उन संख्याओं का एलसीएम कहते हैं। तो इसमें जो कॉमन है उसका अधिकतम घात तो हमने लिया। अगर यहाँ पर ऊपर 3 रहता और नीचे 3 नहीं भी रहता तो भी हम उसको लेते, क्योंकि सभी अभाज्य गुणनखंड हमको मिलना चाहिए, लेकिन जो कॉमन होगा उसमें से कौन लेंगे, तो अधिकतम घात वाला लेंगे। जैसे इन दोनों में कॉमन है, इसमें से अधिकतम घात वाले को हमने ले लिया। फिर यहाँ पे 5 भी कॉमन है, अधिकतम घात वाले को ले लिया। और कुछ कॉमन नहीं भी होता तो उस नंबर को हम लोग उठा लेते और गुणा कराते और वही हम लोगों का एलसीएम होता। तो ये हम लोगों का रहा एचसीएफ और ये रहा हम लोगों का एलसीएम। और मैं आशा करता हूं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना, फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आप लोगों को काफी क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। और मैं आप लोगों को एक एक एग्जाम्पल और एचसीएफ भी और एलसीएम भी एक एक एग्जाम्पल द्वारा हल करता हूं, और एक इन दोनों में रिलेशन क्या होता है ये बता करके फार्मूला समाप्त होगा। फिर आगे हम लोग प्रश्नावली पे चलेंगे। तो आइए हम लोग आगे एक छोटा सा रिलेशन जानते हैं नोट के रूप में, और तब हम लोग, तो फिलहाल इसको आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए, फेयर कॉपी बनना चाहिए अच्छे तरीके से, एक एक पॉइंट आपका क्लियर किया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ जो है मैंने लिखा है कि 15 तथा 24 का अभाज्य गुणनखंड विधि से लौसा तथा मौसा ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए आप लोग, 15 का सबसे पहले जो है प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, तो कैसे लिखते हैं, 3 5 15 हो गया। फिर 24 का लिखेंगे तो दूनी के 4 दूनी 8 3 के 24। अब यहाँ हम लोग देखिए एलसीएम निकालना है, पहले एचसीएफ निकालता हूँ, एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ क्या होता है, आप लोग ऐसे भी डायरेक्टली जान लें कि इसमें जो कॉमन है, ये हम लोगों का 3 कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये 3 हम लोगों का हो गया एचसीएफ, बस हो गया जो है। उसके बाद एलसीएम निकालना है, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का 2 कॉमन नहीं है, और आपको पता है जैसे यहाँ पे 3 कॉमन था और लोएस्ट पावर, तो लोएस्ट पावर मिनिमम पावर देखें तो 3 के पावर 1 है, 1 है, इसलिए 3 हो गया। या बस इतना देख लिए, बस इतना ध्यान रखिएगा कि दोनों में जो कॉमन है उसको लेकर के गुणा करा देगा तो एलसीएम निकल जाएगा, और जो दोनों में कॉमन है उसको जो उसमें का हाईएस्ट पावर है वो लेंगे, और बाकी सारे फैक्टर्स यहाँ लिए जाएंगे। देखिए एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिखा है और इसमें 2 कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर सीधे इसका हाईएस्ट पावर, तो 2 के पावर कितना है 3, तो यही ले लेंगे टोटल 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर जो है हम लोग का 3 देखिए, तो इसमें कॉमन है तो इसका हाईएस्ट पावर ढूंढेंगे, तो ये कही है, अधिकतम घात कितना है, एक ही है, तो 3 ही लेंगे। और उसके बाद फिर 5, सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणा कराते हैं बस अधिकतम घात को लेकर के साथ में। दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 3 के 24, और 24 5 पंचों के 20 के 2 5 10 2 12, 120 हम लोगों का एलसीएम हुआ, और 3 हम लोगों का एचसीएफ हुआ। और इसके बाद हम लोग जो है एक रिलेशन आप लोगों को मैं बता दूं, और उसके बाद हम लोगों का जो है इस प्रश्नावली का नियम हो जाएगा समाप्त। तो देखिए होता है कि इफ A and B are 2 positive integers, हिंदी वाले लोग सुन लें कि यदि A और B 2 पॉजिटिव इंटीजर, माने कि यदि A और B 2 धनात्मक पूर्णांक हो तो देन, तो हम लोग का क्या होता है, देखिए A इंटू बी, मतलब कि दोनों संख्या का गुणा किया जाएगा तो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होगा। तो A इज इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, मैं हिंदी में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूं, जैसे 2 संख्या होगा तो पहले को बोलेंगे पहला व्यंजक और दूसरे को बोलेंगे दूसरा व्यंजक, या पहला गुणांक और दूसरा गुणांक। तो पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बराबर लॉसा प गुणे मासा प, ठीक है। और उसमें अगर पहला व्यंजक निकालना होगा, पहला व्यंजक, तो क्या होगा लॉसा प गुणे मासा प,
अपान दूसरा व्यंजक। अगर दूसरा व्यंजक निकालना हुआ, दूसरी संख्या क्या है भी पता करना हुआ, तो लसप गुणे मसप बटा पहला व्यंजक, इसी फॉर्मूले से बन रहा है ये। तीसरा, अब उसमें जो है अगर एलसीएम निकालना हुआ 2 नंबर का, तो पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बटा मसप, और जो है अगर हम लोगों का मसप निकालना हुआ तो पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बटा लसप। ये हम लोग का जो है अगर 2 संख्या रहेगी और दोनों का मान लीजिए कि हम लोग ऐसे दे सकता है कि दोनों का हम लोग को लसप मसप दिया रहेगा और पहला संख्या दिया रहेगा, पूछ देगा दूसरा संख्या बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा संख्या निकालने के लिए लसप गुणे मसप और बटा पहला संख्या रख देंगे तो दूसरा संख्या निकल जाएगा। या 2 संख्या दिया रहेगा, मसप दिया रहेगा और बोल देगा लसप बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे, लसप इज इक्वल टू पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या बटा मसप कर देंगे तो हम लोग को निकल जाएगा लसप। 3 फार्मूलों का हम लोग प्रयोग करेंगे और यहीं पर हम लोग का प्रश्नावली का पूर्ण रूप से नियम समाप्त हो गया और इससे बाहर की एक भी बात प्रश्नावली हल करते समय नहीं आएगी। कुछ बच्चों का कहना है कि 1-2 बच्चे ही इस तरीके के विचारधारा रखे हैं कि सर वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर प्रश्नावली और एक्सरसाइज के नियम आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना है, और मेरा प्रयास है कि इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में पढ़ाया जाए, ताकि जो है जो यूपी बोर्ड में इस समय है या जो लोग एनसीईआरटी की हिंदी बुक पढ़ रहे हैं उनका भी फ्यूचर अच्छा होगा अगर वो इंग्लिश अच्छे तरीके से जानेंगे। इस समय इंग्लिश का माहौल भी है और सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए विशेष तौर पर वीडियो हमारे लाभकारी हो सके, इसलिए बोथ लैंग्वेज में हर बातें बताई जा रही है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि यह वीडियो जो है मैं फार्मूला ही बता देता हूं और इसकी प्रश्नावली 1.2 का जो है सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और वहां आप लोगों को पूरा इस प्रश्नावली का सारा एक सवाल इंग्लिश में और हिंदी में बताएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो से ही आप लोग फार्मूला सीखिए, लिखिए और उसे अच्छे तरीके से तैयार करिए। हाँ, हर चीज़ का मैं डिफिनीशन बताता हूँ और निश्चित रूप से आप जो है या डिफिनीशन इसको आप लोग लिख लेंगे, उतार लेंगे, स्क्रीनशॉट कर लेंगे जैसे मर्जी, और आप लोगों को मैं हर चीज़ का अच्छे तरीके से डिफिनीशन बताता हूँ। मकसद यही है कि आप उस डिफिनीशन को लिख करके रखें नहीं, बल्कि लिख करके याद करें और सीखें, ताकि आपको अच्छे तरीके से हर चीज़ की जानकारी मिल सके। देखिए गणित में क्या होता है कि 2 प्रश्नावली, हम लोग हमेशा मैथमेटिक्स में एक चीज़ ध्यान नहीं देते हैं। जैसे प्रश्नावली 1.1 हल किया और हम लोग सीधे आ गए प्रश्नावली 1.2 पर, तो आप लोग अपनी किताब खोलिए और उसमें आप देखिएगा कि 1.1 और 1.2 के बीच में 2-3 पेज कुछ छापा गया है, वो फालतू चीज़ें नहीं है, उस चीज़ का अध्ययन करिए। अगर आप थ्योरेटिकल पोर्शन को मैथमेटिक्स में अच्छे तरीके से नहीं जानेंगे, फार्मूले को अच्छे से नहीं जानेंगे, तो सिर्फ प्रश्नावली और चंद सवालों को जानने से आपकी मैथमेटिक्स मजबूत नहीं हो सकती है। इसलिए आप लोग फार्मूले पर बेहतरीन तरीके से ध्यान दीजिए और मेरे हर वीडियो में प्रयास रहेगा कि मैं फार्मूला बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताने का प्रयास करूं, जिससे आप लोग अच्छे तरीके से सवालों को सॉल्व कर सकें। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारा यह वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।